नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त सीधी बात का है और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। एक आईएएस का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने न सिर्फ नारी का अपमान किया है, महिला सशक्तिकरण के नारे को हल्के में लिया है और इसके साथ ही महिलाओं के अपमान के साथ ही एक ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी है जो जाति के भेदभाव को भी उजागर करती है, और वो भी आरक्षण के नाम पर। संविधान में जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो पिछड़ी जातियों को आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर आगे लाने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर जातियों की बात कर दी गई है एक आईएएस अधिकारी की तरफ से। कई तरह के गंभीर सवाल हैं ऐसे में इस बयान के बाद उठ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या एक आईएएस अधिकारी को इस तरह की बयानबाजी करना ब्राह्मणों की बेटी के लिए वाजिब है, शोभा देता है? बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, जहां पर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों की बेटी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। क्या बयान दिया है, सबसे पहले आप वो जरा सुन लीजिए। परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार। संतोष वर्मा के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। संतोष वर्मा निकृष्ट और नीच मानसिकता का व्यक्ति जो स्त्रियों के प्रति इस प्रकार का भाव रखता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ऐसे पढ़े लिखे अभद्र व्यक्ति की घोर निंदा करता है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे पढ़े लिखे आईएएस व्यक्ति को अगर आप अच्छे इस पद पर रखेंगे तो समाज किस ओर जाएगा। भगवान की इच्छा से संतोष वर्मा को आरक्षण खत्म करने की पावर नहीं है, ना आरक्षण बढ़ाने की पावर है। बस बात इतनी है, उन्हें संतोष नहीं है। ब्राह्मणों की लड़की को मांग रहे हैं, ब्राह्मण लड़की भी दे दें तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये क्या उनमें पावर है? अजाक्स के नए बने अध्यक्ष आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का ये कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण उसकी बेटी को, इनके बेटे को दान न कर दे या वो उससे संबंध न बना ले, इससे निकृष्ट, घटिया और निंदनीय कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरी बेटी में इतना फर्क करता हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। समाज में कुछ पद पर बैठे आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान के बाद बवाल मच रहा है। आप सबसे पहले ये जान लीजिए, संतोष वर्मा हैं कौन जिनको लेकर मध्य प्रदेश में इतना हंगामा हो रहा है और इस हंगामे की आग धीरे धीरे देश भर में फैलती जा रही है। कौन है संतोष वर्मा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपकी एलईडी स्क्रीन पर देखिए कि संतोष वर्मा कौन है। संतोष वर्मा के बारे में जान लीजिए। एजीएमयूटी कैडर के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं संतोष वर्मा, जिन्होंने ये आपत्तिजनक बयान, ये अभद्र टिप्पणी की है ब्राह्मणों की बेटी को लेकर। अजाक्स मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के नवनियुक्त प्रांताध्यक्ष, और शायद इसी खुशी में वो इतने बौखला गए कि इतना आपत्तिजनक बयान उन्होंने दे दिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई और मार्केटिंग में एमबीए की डिग्री उन्हें प्राप्त है, और समाज में जिस तरीके से हमने कहा एक उच्च पद पर बैठे हैं, बावजूद ऐसे इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग में आयुक्त एवं सचिव के पद पर भी कार्यरत है। तो संतोष वर्मा कौन है ये तो आपने जान लिया, लेकिन ये भी जान लीजिए कि संतोष वर्मा का विवादों से गहरा नाता है। जाति आधारित बयान से बवाल मचा है जो अभी हाल ही में उन्होंने ब्राह्मणों की बेटी को लेकर दिया है, और इसी बयान की वजह से काफी हो हल्ला भी हो रहा है। ब्राह्मण बेटी के लिए अभद्र शब्द आईएएस संतोष वर्मा की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं, और आरक्षण की जब बात आई तो उसको जाति के साथ तुलना कर दी गई। प्रमोशन पाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाने का आरोप भी आईएएस संतोष वर्मा पर है, और हैरत में आप आ जाएंगे, प्रमोशन पाने के लिए न सिर्फ 2 तरह के फर्जी दस्तावेज उन्होंने बनवाए, बल्कि इस पूरे मामले में 2021 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई, जेल की हवा भी उन्हें खानी पड़ी, अभी जमानत पर बाहर है। ये भी जान लीजिए, 2016 में एक महिला ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था कि वो शादीशुदा है, इस बात को उन्होंने छिपाया और शादी का झांसा देकर उनका यौन शोषण किया। 2016 का ये मामला। वैसे में सुलगते सवाल,
क्या एक उच्च पदस्थ अधिकारी को इस तरह की अभद्र भाषा सार्वजनिक मंच पर बोलनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल गरिमा को लेकर यहाँ पर आ जाता है कि क्या शोभा देता है आपको? इतने बड़े अधिकारी आप हैं, लेकिन इस्तेमाल करते हैं ऐसी अभद्र भाषा का, जातियों में समाज को बांटने का आप काम कर रहे हैं। दूसरा सुलगता सवाल, कन्यादान की उनकी व्याख्या क्या सिर्फ पुरातन सोच है या फिर उसका एक राजनीतिक मतलब भी है? क्या सिर्फ ये एक तरह की राजनीतिक बयानबाजी थी या फिर इस राजनीतिक बयानबाजी से इंस्पायर्ड होकर उनकी बयानबाजी थी? कन्यादान की उनकी व्याख्या को लेकर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं या फिर वो रूढ़िवादी सोच के शिकार है? क्या उनका बयान आरक्षण को जात आधारित भावना के कहा है कि आप आरक्षण को जातियों में बांट रहे हैं, जबकि आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर बैकवर्ड को आगे लाने की बात करता है, समाज में उनको आगे की दिशा में बिठाने का काम करता है, उनके लिए रिजर्वेशन का काम करता है जो बात आती है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? जातियों में बांटने का काम। क्या इस तरह के बयान समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ाते हैं? ये सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब देखिए ये एक लड़ाई शुरू हो गई है, जाति आधारित लड़ाई इस बयान के बाद शुरू हो गई है। दलित अलग कुछ कह रहे हैं, ब्राह्मण कुछ और कह रहे हैं, अलग कास्ट के लोग कुछ और कह रहे हैं, इसीलिए विभाजन के लेकर ये सवाल प्रमुख है। क्या ये घटना आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग को जन्म देगी? अब जिस तरीके से ये घटना उजागर हुई है, ये घटना सामने आई है, उसके बाद कई तरह के सवाल जातियों को लेकर भी किए जा रहे हैं और सबसे पहले ब्राह्मणों को भी वो कह रहे हैं कि उनके इस बयान से उन्हें बेहद ठेस पहुंची है। पुतले तक जलाए जा रहे हैं आईएएस संतोष वर्मा के, मध्य प्रदेश में बवाल मच रहा है, पुतले तक जलाए जा रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। सरकार ने शो केस नोटिस जारी किया है संतोष वर्मा को, 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है कि 7 दिन के भीतर जवाब देना होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है, एक उच्च पद का अधिकारी आखिर बार-बार क्यों इस तरह की बयानबाजी करता है या फिर विवादों के कटघरे में ही क्यों खड़ा रहता है? ये संतोष वर्मा को लेकर भी सवाल है और सवाल आज आरक्षण को लेकर भी होंगे, सवाल आज जाति आधारित भी होंगे कि आखिर क्यों समाज को जातियों में बांटने की बात कर दी जाती है। आरक्षण की भी जब बात आ रही है तब भी कहीं पर भी संविधान में जातियों का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के कुछ लोग इसे जाति में बांटने की कोशिश करते हैं। क्या इसे एक तरह की बदले की भावना के रूप में देखा जाए या फिर क्या देखा जाए? ये कई तरह के गंभीर सवाल हैं जो आज उठ रहे हैं। चलिए मेहमानों का परिचय भी अब आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जो कि इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। बीजेपी की तरफ से सरकार का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर रोहित सक्सेना बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अंबिका शर्मा हमारे साथ हैं। हमारे साथ जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी कि JAYS से लोकेश मुजालदा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संगठन के हमारे साथ हैं और पंडित राम नारायण अवस्थी जी समाज सेवी हैं, इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। सक्सेना जी, सबसे पहले तो इस बयान को जो संतोष वर्मा ने दिया है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, आपका उस पर क्या टेक है? आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। हर हर महादेव, वंदे मातरम। मोनिका जी, देखिए ये जो संतोष जी का बयान है, हाँ, ये वो IAS हो तो भी, वो एक सामान्य इंसान हो तो भी, वो बैकवर्ड से आते हो तो भी, वो किसी भी जाति धर्म से आते हैं तो भी घोर निंदनीय है। और ये केवल ब्राह्मण की बेटी के लिए निंदनीय नहीं है, ये समाज की हर बेटी के लिए निंदनीय है जिसके प्रति लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं। मैं हमेशा कहता, आपको पता होगा देश में एक लव जिहाद टाइप की एक बहुत बड़ी श्रृंखला चली थी। आई वॉज द ओनली पर्सन जो हमेशा ये कहता था जहां लव है वहां जिहाद नहीं है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, आपको कोई भी पसंद आ सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय, लेकिन उसके पीछे यदि कोई सोच है, कोई एजेंडा है, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यदि एक बहू किसी भी जाति की हो, किसी के धर्म की हो, यदि आप प्रेम पूर्वक उसको सम्मान के साथ घर लाते हैं तो एक अलग शैली होती है, एक अलग व्यवस्था होती है, परिवार में एक अलग सामंजस्य स्थापित होता है। लेकिन यदि किसी कुंठित मानसिकता के तहत ये किया जाए तो ये सोच बताती है, और ये खासकर उन नेताओं को जरूर सोचना चाहिए जो जातियों की राजनीति करते हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, जातियों की राजनीति करने वालों को भी सोचने की जरूरत है। पर अब पीडीए करके आप क्या कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, किनका फायदा लेना चाह रहे हैं? अरे भाई, समाज है, बेटियां हैं, सबकी हैं, मेरी भी बेटी है, जिनकी भी बेटियां हैं, किसी भी समाज से हो सकते हैं,
बेटियां सबकी बराबर होती हैं। हाँ। इस बात को बिल्कुल दिमाग से कोई भी निकाल दे कि किसी की असमत उसकी जाति देख के तय करी जा सकती है। एक दलित की बेटी की असमत उतनी ही होती है जितनी एक ब्राह्मण की होती है, एक सवर्ण की होती है, एक हिंदू की बेटी की होती है, एक मुस्लिम की बेटी की होती है। बेटियां बेटियां होती, बेटियां बेटियां होती हैं। और जिस तरीके से ये बयान दिया गया है वो वाकई में शर्मनाक बयान, अभद्र बयान है। लेकिन ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुंठित मानसिकता का प्रतीक बिल्कुल कुंठित मानसिकता का प्रतीक है जिस तरीके से आप कह रहे हैं। आप इस बयान को कतई एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो बात में जरूर समझे यहाँ पर। लेकिन ये बताइए कि क्या सिर्फ एक नोटिस जारी कर देना काफी है, वो भी एक ऐसे IAS ऑफिसर के लिए जिसके लिए विवाद, ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है ये पहली नहीं है, इससे पहले भी वो विवादों में रहे हैं। एक उच्च पद के अधिकारी को अभी एक शोकेस नोटिस जारी किया गया है। क्या सिर्फ इतना एक्शन काफी है आपको लगता है? मेरी बात पूरी होने देती तो आपके सवाल से पहले आपको जवाब मिलेगा। देखिए, जांच एक प्रक्रिया है, सरकारी अधिकारी है, सरकार की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत जांच होगी, सब कुछ होगी। उसके बावजूद मैं कहूंगा चूंकि सारे साक्ष्य उनके खिलाफ हैं, क्योंकि सरकार ऑन अ प्राइमरी फेसिंग में उनको उनके पद से विमुख नहीं कर सकती। विमुख इन सेंस उनको अपदस्थ तो कर सकती है, परंतु उनको डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस नहीं कर सकती। इसकी एक प्रक्रिया होती है। और मैं सरकार से पुरजोर तरीके से कहूंगा कि जांच की प्रक्रिया और कानूनी संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरे होने के बाद इन सारे साक्ष्यों को देख करके उनको डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस किया जाना चाहिए। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और इनको कारावास पुनः देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से अपनाई जाएगी और अभी प्राथमिक तौर पर जो नोटिस है वो दिया गया है, जिसका जवाब हमारे सरकार कर सकती थी जी, जो सरकार कर सकती थी, जो प्रशासनिक सेवा का अनुच्छेद है उसके तहत कार्रवाई करी है। उनको तो कॉस्ट नोटिस भी दिया गया, उनको सस्पेंशन भी किया कानूनी प्रक्रिया के तहत आप चल रहे हैं, सराहनीय ये बात। लेकिन इसमें हम उम्मीद ये भी करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया का समय रहते पूरा पालन करते हुए इस मुद्दे को हल्के में ना लिया जाए, ना ही ये मुद्दा आगे का ठंडे बस्ते में हो, इस पर पूरी कार्रवाई की जाए। कानून का पालन तो भगवान ने भी किया है मोनिका जी, इस देश के कानून का पालन भगवान ने भी किया है। 550 साल कोर्ट में खड़े होकर इस देश के भगवान ने कहा है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। इस देश के भगवान ने भी इस देश के कानून को माना है। तो हम भी दरकिनार नहीं कर रहे हैं, ना ही इनकार कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं बस कि ठंडे बस्ते में ये फाइल नहीं जानी चाहिए। हम आपसे ये पूरी उम्मीद सरकार से लगाकर बैठे हैं, क्योंकि जनता के अंदर बेहद आक्रोश है कि एक न्यायपूर्वक पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। अंबिका शर्मा जी से उनका टेक मैं जानना चाहूंगी, और ये जो रिएक्शन है या फिर प्रतिक्रिया है, मैं सभी से जानना चाहूंगी किस तरीके से अंबिका शर्मा जी संतोष वर्मा के बयान को आप लेते हैं। देखिए मोनिका जी, एक जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकार से घटिया और निम्न स्तर का बयान देता है तो एक प्रश्न पैदा होता है कि मध्य प्रदेश सरकार में किस मानसिकता के अधिकारियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। ये संतोष वर्मा, नाम तो इनका संतोष है, लेकिन इन्होंने भयानक रूप से, भयंकर रूप से सामाजिक असंतोष पैदा कर दिया। ये एक भरीष सभा में इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि अगर मेरे बेटे से कोई ब्राह्मण की बेटी का ब्याह हो जाता है या मेरी बेटी का संबंध किसी ब्राह्मण की बेटी से हो जाता है तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये आरक्षण समाप्त करने वाले कौन होते हैं? इनको कौन से संवैधानिक पावर हैं? ये कैसे किसी ब्राह्मण समाज को टारगेट करके उसका अपमान कर सकते हैं, बहन बेटियों का अपमान कर सकते हैं? एक जिम्मेदार अधिकारी जब इतनी गंभीर गलती करता है और इसके बाद सरकार का जो रवैया है कि इतना सब हो हल्ला होने के बाद, इतना असंतोष सामने आने के बाद, इतना विरोध प्रकट होने के बाद एक छोटी सी चिट्ठी सरकार की तरफ से उस अधिकारी को दे दी गई और केवल स्पष्टीकरण मांग लिया गया। इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए था। इसके बाद इनको चार्जशीट थमा देनी चाहिए थी, एक प्रक्रिया होती। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का ऐसे अधिकारियों के ऊपर संरक्षण है जो बेलगाम है, ऐसे मंत्रियों के ऊपर संरक्षण है जो बेलगाम है। निश्चित रूप से यह बहुत दुखदायी घटना है, बहुत ज्यादा आहत करने वाली घटना है ब्राह्मण समाज को, सामान्य समाज को। ये सामाजिक समरसता पर एक प्रहार है जो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी ने किया है। ये अक्षम अपराध है और सरकार को तत्काल इनको निलंबित किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है ये जो जाति आधारित बयान दिए जा रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित होकर दिए जा रहे हैं या फिर राजनीति का हिस्सा बनने के लिए दिए जा रहे हैं? देखिए, ये जो भी इनका बयान है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
इससे सामाजिक समरसता निश्चित रूप से प्रभावित होगी। सामाजिक सद्भाव वाला हमारा प्रदेश है। हाँ। सौहार्दपूर्ण वातावरण इस प्रदेश में रहता है। कहीं ना कहीं से इनके इस आचरण से लग रहा है कि यह अधिकारी समाज में सौहार्द भाव खत्म करना चाहते हैं, जो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में ये अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। हाँ। इनसे जिस गरिमा का परिचय अपेक्षा की जाती थी, वो यानी गरिमा जाति आधारित इन्होंने बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल फिर नहीं होनी विपक्ष भी तो चाहिए। जाति आधारित बातें करता है। आप सरकार पर उंगली उठा रहे हैं और सरकार से सवाल मैंने भी किया और आपको भी सीधे सवाल करने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष भी तो जाति आधारित बातें करता है। ये जाति आधारित बातें जो पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या एसपी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, ये पार्टियों ने तो शुरू कर दी। हमारे समाज में हर बात में आप जातियों को बीच में ले आते हैं। समाज को जातियों में इतना ज्यादा बांट दिया है कि हर एक मुद्दे पर जाति का जहर घुल चुका है। मोनिका जी, ये खेल खेलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप जाति हम लोग तो जनगणना की बात अनेकता में- नहीं करते, सालों से करते आ रहे हैं। आपकी पार्टी भी कर रही है, हर पार्टी के लिए मैं यहाँ कह रही हूँ, किसी पर्टिकुलर पार्टी नहीं। जाति जनगणना की बात करना कोई जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है मोनिका जी। अच्छा। हम जाति जनगणना वोट की बात बैंक की करते हैं राजनीति तो है। केवल यह जानने वोट के जातियों लिए को करते हैं कि वोट जाति बैंक की ने कितना राजनीति है। अपेक्षित विकास किया है, कितना अपेक्षित विकास किया है। हाँ। देश की आजादी के बाद से किस जाति ने अपेक्षित विकास किया है। हम कोई जातीयता को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं हैं। हम हाँ। सभी जातियों हम को जातियों को समान बढ़ावा अवसर देने वाले का- लोग नहीं हैं, लेकिन हम जाति जनगणना की बात करते हैं। जातीय जनगणना से हमें ये आ पता रही हूँ आपके लगेगा पास कि सक्सेना साहब, आ रही हूँ। देश के, हमारे प्रदेश की जातियों ने, किस जाति ने कितना विकास किया है, कितना विकास की मुख्य धारा से कौन सी जाति जुड़ी है। अच्छा। उसके अनुसार फिर हम नई एक प्रक्रिया शुरू करेंगे, अवसर उपलब्ध कराएंगे, लोगों को मौके देंगे। ये हमारा नहीं तो हमारी विकास मंशा को है। लेके, हम डेवलपमेंट बिल्कुल- को लेके डाटा होना चाहिए ना। जनगणना हम- जाति पर हम थोड़ी ग्रीन होनी हैंड के चाहिए। साथ- राजनीति मोनिका जी, हम राजनीति ग्रीन खुद हैंड के राजनीतिक साथ पार्टियां हैं। करने बैठ जाती ये हैं और लोग जब अपने पे केवल बात आती है तो धर्म गेंद की- किसी और के पाले में डाल देती जाति है। की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा। हम लोग तो सामाजिक समरसता की बात करते हाँ। हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। ये लोग किसी भी प्रकार के हथकंडे अपना करके, हाँ। अभी आप देख लीजिए, आप इतनी कभी भी बड़ी जातियों गंभीर की बात घटना नहीं हो- करते हैं, यानी कि कांग्रेस कभी जातियों की बात नहीं करती है। तो फिर ये जातीय जनगणना की बात यानी कि हवा में है। सालों से जो जातियों को लेकर राजनीति कांग्रेस करती आई है वो हवा में है। सबसे पुरानी, सबसे ऐतिहासिक पार्टी तो आप ही है ना। आजादी के बाद से आप ही हैं, तो फिर अपने पे बात आती है तो दूसरे पे गेंद फेंक देते हैं। नहीं बांट सकते। हर पार्टी को एक यहाँ बहुत- पर अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है सर। या मैं सिर्फ इस आपके लिए या मोनिका जी, कांग्रेस के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं हर पार्टी के लिए कह रही हूँ। हमारी अनेकता में एकता हमारे देश की खूबसूरती है, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति लेकिन है। न जाने क्यों ये सिर्फ हमारे सेंटेंसेस लोकतंत्र में की रह जाता है खूबसूरती और जब राजनीति की बात आती है तो फिर आप लोग खुद ही सबसे पहले जातियों की राजनीति करने बैठ जाते हैं। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास और सक्सेना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सक्सेना साहब थोड़ा सा इंतजार कीजिए जी, लौटूंगी। पहले बट हम रिएक्शंस ले लें, आगे भी लोकेश जी के पास मैं जाना चाहूंगी, फिर मैं लौटकर आपके पास आऊंगी। एक बार मैं सभी गेस्ट के पास जाना चाहूंगी। लोकेश मुजालदा जी हमारे साथ हैं, आपका टेक क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है आईएएस संतोष वर्मा के इस बयान पर? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, फिर आगे मैं अपना सवाल करूंगी। जी देखिए, आईएएस संतोष वर्मा जी ने क्या गलत कहा है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि भाई रोटी बेटी का व्यवहार जब तक नहीं होगा तब तक ये जातिवाद का जहर जो है खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ। उन्होंने रोटी बेटी के व्यवहार की बात की। आप अच्छा। उस 10 सेकंड की क्लिप को काट कर मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है और उसका नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों का अपमान किया। बेटी सर, किसी की भी हो, अपमान किसी का भी लोकेश हो, हम भी सहन नहीं लोकेश जी करते। मुझे ये बताइए, किसी भी बेटी को लेकर, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो, दलित की बेटी हो, पंजाबी की बेटी हो, मुस्लिम की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, मैं भी एक बेटी हूं, मैं भी एक महिला हूं, मुझे ये बता दीजिए बेटी को लेकर संबंध बनाने के बाद क्या ये सब शोभा देती है, वो भी एक आईएएस अधिकारी के मुंह से? वो ये संबंध कैसे बनाने की शब्द बात, वो रिश्ता बनाने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर हमारी
रोटी बेटी का व्यवहार जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग आर्थिक आधार पे आरक्षण खत्म करने की बात कैसे कर सकते हैं? तो उसके आप लिए ये बताइए क्या संबंध एक बना आईएएस ले, और बनने ये के सब बाद ब्राह्मण की बेटी दान में नहीं देते थे मेरे बेटे को। कन्यादान कौन बोलता है? कन्यादान शब्द किसका है? उन्होंने जब कन्यादान माफी मांगी ब्राह्मणों तब द्वारा ही उन्होंने दिया गया कन्यादान, शब्द है। तो एक कन्यादान की व्याख्या मुझे जरा डिटेल में समझा दीजिए। कन्यादान की व्याख्या जनता, देश की जनता, सिर्फ मैं भी नहीं, देश की जनता भी समझना चाहती है कि कन्यादान की एक ऐसी व्याख्या है जो बेटियों को अपमानित करने की बात करती है। किसने आपको अधिकार दिया? आपको अगर आप बात कर रहे हैं तो आप वाजिब बात, अगर आपको लगता है कि आप कर भी रहे हैं, मैं कोई नहीं होती क्योंकि उसको डिसाइड करने वाली, आपको लगता है वाजिब बात कर भी रहे हैं, पर आप एग्जाम्पल्स जो दे रहे हैं, जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो तो आप शब्द देख के देंगे ना। अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे दे और कहे कि नहीं भाई मैंने तो बड़े प्यार में दी थी यार, तुम तो उसको गलत तरीके से ले गए, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? शब्दों का गाली चयन देने कुछ की नहीं होता है, है ना। अपमान हम किसी भी बेटी का सहन नहीं करेंगे, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे आदिवासी की हो, दलित की हो, किसी तो भी बेटी का अपमान लेकिन अपमान यहाँ नहीं होना हुआ है। चाहिए। आप संबंध बनाने की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण की बेटी दान में देने की बात लेकिन कर आप रहे हैं। देखिए कि जब वो रोटी बेटी के व्यवहार की बात कर रहे हैं, जब वो समझाने के तरीके के 27 मिनट के भाषण में सिर्फ 10 मिनट के क्लिप अगर काटेंगे तो आपको गलती नजर आएगा। जब पूरा भाषण सुनेंगे तब उनका पता चलेगा कि वो किस आधार पर बात कर रहे थे। और यहाँ लोकेश पर जी, मैं वो भाषण को गलत नहीं कह रही हूँ, आप मेरी बात एक बार फिर से सुनिए। मैं भाषण को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ अगर कोई भी बात है, आप उसके लिए अगर एग्जाम्पल्स देते हैं, आपने ये एग्जाम्पल दिया ब्राह्मण की बेटी का, तो आप अपने शब्दों का चयन करेंगे ना। आप महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए आपत्तिजनक शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके लिए संतोष वर्मा जी ने खेद भी प्रकट कर दिया है। इसके बावजूद अब आगे की बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या एक आईएएस संतोष वर्मा आईएएस बन गए तो उनकी जाति बदल गई? क्या नहीं बदली। आज हिंदुत्व की यात्रा निकाली जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस भाजपा के लोग सबसे ज्यादा जातिवाद करते हैं। हाँ। आप बताइए, एक हिंदू ने दूसरे हिंदू से बेटी का हाथ मांग लिया, वो गलत कर दिया क्या? यानी कि आप उनको हिंदू नहीं मानते, ये स्पष्ट है। आप हिंदू मानने वाली बात नहीं है, ये जाति को हाथ मांग रहे हैं, आप हाथ मांग रहे हैं, आप रिश्ता मांग रहे हैं, तो ये जाति को स्पेसिफाई करके क्यों रिश्ता मांगेंगे भाई? आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण में आप जातियां कहां से ले आते हैं? इसमें शैक्षणिक और आर्थिक की बात होती है, इसमें आप जातियां इंटरफेयर कर देते हैं, जातियों को मिला देते हैं। पूरे समाज को हर किसी ने जातियों में बांटा हुआ है, विभाजन करने का काम आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम लोग तो इस देश के राष्ट्रवादी जोड़ रहे हैं आप, ब्राह्मण की बेटी अलग से स्पेसिफाई करके जोड़ रहे हैं आप विभाजन नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण की बेटी बोलकर आप जोड़ रहे हैं। विभाजन की राजनीति यही कांग्रेस भाजपा के लोग करते हैं। जब हाँ। इनको वोट की राजनीति करनी होती तब आदिवासी पार्टीज तो करती है। मैंने भी कहा, मैंने आपकी इस बात को मैंने भी कहा, बल्कि आपने तो मैंने तो उससे पहले ही कह दिया कि आप सब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, आज जितने लोग, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पॉलिटिकल पार्टीज ये खेल खेलती आई हैं। को नंगा घुमाया जा रहा था, जब मणिपुर में आदिवासी बेटी को नंगा घुमाया जा रहा था, तब ये लोग कहां थे जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं? तब उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? जब 6 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची का रेप करके उसकी योनि में पत्थर डाले जाते हैं, तब ये लोग क्यों बाहर नहीं निकलते हैं? तभी क्यों बात नहीं करते हैं? बड़ा अधिकारी बनने के बाद उसकी जाति नहीं बदलती है। राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी आदिवासी राष्ट्रपति लिखा जाता है, दलित राष्ट्रपति लिखा जाता है। क्या ब्राह्मण राष्ट्रपति बना तो ब्राह्मण राष्ट्रपति कहा गया था? क्या नहीं कहा गया। तो राष्ट्रपति एक पद होता है, लेकिन उसको भी जाति के आधार पर जोड़कर देखा जाता है। आप हाल ही की घटना देखिए, यही तो देखिए ना, जोड़ तो आप ही लोग रहे हैं ना, जोड़ तो लोग ही रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज ही तो जोड़ती है ना। राष्ट्रपति है, एक सम्मानित उच्च पद है, राष्ट्रपति है, एक सम्मानित उच्च पद है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी के शब्दों की लड़ाई करती हैं, जो आदिवासी राष्ट्रपति की लड़ाई करती हैं, जो ब्राह्मण राष्ट्रपति की लड़ाई करती हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। ये वही मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जातियों का ये खेल शुरू कर दिया है, जबकि संविधान में तो ये है ही नहीं। संविधान में आरक्षण की बात आती है तो उसमें शैक्षणिक और आर्थिक बात आती है, जाति की बात नहीं आती है। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर इसको जाति कर दिया है। और महिलाओं के अपमान पर आप बात ले आते, फिर आप कहते हैं कि 27 मिनट के भाषण में से 10 मिनट की क्लिप काटी जा रही है। आप एग्जाम्पल सोच समझ के दीजिए, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग मात्र सत्तात्मक समाज के लोग हैं। सबसे ज्यादा नारी का सम्मान करना हमको आता है। हम नारी का सम्मान सबसे पूजनीय नारी हमारे समाज में होती है। और संतोष वर्मा जी ने जो कहा, वो रोटी बेटी के व्यवहार के किसी बेटी के लिए शब्दों में मत कीजिए। समाज की बेटियां हर वर्ग की एक बराबर है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। व्यक्त कर दिया। ओके, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि ब्रेक में जाने का समय हो रहा है। उससे पहले मैं पंडित रामनारायण अवस्थी जी का भी रिएक्शन इस पर लेना चाहती हूँ। पंडित रामनारायण अवस्थी जी,
आप किस तरीके से देखते हैं संतोष वर्मा के बयान को, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और अब जिस तरीके से शोकेस नोटिस जारी किया गया है, आपको लगता है वो काफी है? देखिए, संतोष वर्मा जी का जो बयान है बहुत घोर निंदनीय बयान है। हाँ। आज तक के इतिहास में कोई भी आईएएस ऐसा नहीं हुआ जिसका इस तरह का कोई वक्तव्य हुआ हो। विषय आरक्षण का है। आरक्षण पे 1 लाख चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन आरक्षण पे सवर्णों में भी कई समाजें हैं, लेकिन केवल ब्राह्मण समाज की बेटी को ही टारगेट क्यों किया गया? अभी आपके लोकेश जी उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सही किया। मैं इनकी बात का विरोध करता हूं, क्योंकि ये भी उन्हीं की मानसिकता के लग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। बेटी ब्राह्मण की हो चाहे किसी की भी हो, हम बेटियों की पूजा करने वाले समाज के लोग हैं। और जब ब्राह्मण बेटी का विषय आया तो आपने लोकेश जी ने उस विषय को सही कहा कि वो सही कह रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप अपनी, मेरे को लगता है ऐसा कि लोकेश जी के साथ बेटी नहीं होगी, लेकिन मैं एक बेटी का पिता हूं, है ना? और कोई भी बेटी का पिता किसी भी समाज का हो, उस ये कोई सही नहीं कह सकता। और इन्होंने कहा कि रोटी और बेटी का विषय है, तो अंबेडकर की पत्नी भी तो ब्राह्मण थी, पासवान जी की पत्नी तो ब्राह्मण थी। जब ये रोटी बेटी का संबंध से आरक्षण खत्म क्यों नहीं कर दिया गया इन्होंने? आप रोटी और बेटी की बात कर रहे हैं। रोटी और बेटी का रिश्ता तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन आरक्षण खत्म क्यों नहीं किया? और जहां संबंध की बात है, शादी की बात है, जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो बच्चे जो कहते हैं, कानून भी ये कहता है कि बच्चों को अपने पसंद की शादी करने का अधिकार है। और इनकी समाज में कई शादियां हो रही हैं, इस बात को क्यों नहीं देखते हैं ये? और वर्तमान में जो संतोष वर्मा जी ने कहा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जब तक इसका हमको न्याय नहीं मिलता, जब तक हम बराबर इस पे लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार की भी इसमें मिलीभगत लगती है हमको तो, क्योंकि मोहन यादव के कुछ दिन पहले एक वक्तव्य आया था पंडित जी पांव लागू धम्म से। उस समय के बाद में ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। और वर्तमान में ये मुद्दा जो आया है, इस पे मोहन यादव का चुप रहना इस बात को सिद्ध करता है कि इसमें मोहन भगत जी, मोहन सरकार पर आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, तो इन आरोपों का जवाब डॉक्टर रोहित सक्सेना ही देंगे। एक बार फिर से रोहित सक्सेना जी का रुख करेंगे। रोहित सक्सेना जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात भी आप पूरी कीजिए। और साथ ही आरोप आप पर लग रहे हैं कि इस तरह के आईएएस अधिकारी जो अक्सर विवादों में रहते हैं, उनको शरण आपकी सरकार ने दी हुई है, ढीलापन रवैया अपनाया हुआ है और जाति आधारित राजनीति की जाती है। मोनिका जी, पहले तो मैं आपकी 2 चीजों को करेक्ट करना चाहूँ। आपने ये कहा कि संविधान में सामाजिक स्तर पर जो है आरक्षण की व्यवस्था है, जाति नहीं। जब 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, तो जातीय आधार पर 15(4), 15(5), 16(4), 16(4)(a) का प्रावधान किया गया था, जो कि जातीय आरक्षण की बात करता है। जब संविधान में 2019 में 103वां संशोधन किया गया, तो वहां इकोनॉमिकली वीक जो सेक्शन है उसकी बात करी गई और इसको 16(6) के रूप में ऐड किया गया। तो ये प्रावधान जब आरक्षण लागू हुआ था जातीय आधार पर सर, क्या आपको लगता है, आप खुद सोचिए, ठीक है, पहले एक मिनट जाइए, पहले बात कंप्लीट होने दीजिए। बांटना, हर एक चीज को जाति में बांटना ठीक है, वाजिब है। मैं नहीं बांट रहा हूँ, मैंने क्या कहा? आप पहले बात को समझिए, सुनिए, फिर मुझसे सवाल करिए। पहले समझने की कोशिश करिए। जातियों के बाद का आरक्षण किसने लागू किया? भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 103वें संशोधन में, कि नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर 16(6) के अनुसार भी ये आरक्षण होना चाहिए। आपने एक बात और कही कि बीजेपी जातियों की बात करती। बीजेपी ने कब जातियों की बात करी? आप हिंदुत्व की बात करती, तो मैं स्वीकार करता हूं। अंबिका जी, अगर अंबिका जी आपको सुन पा रहे हैं, अंबिका जी ने भी आप पर आरोप लगाया है, मैंने तो आपको वही बात की है। अंबिका जी की बात मैं भी जवाब दूंगा, पहले आपको दे दूं। पहले आपने जो गलत बोला आपको संशोधन कर दूं। मैंने गलत नहीं बोला, मैंने कहा, मैंने गलत नहीं बोला। नहीं, सक्सेना जी, मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज जाति आधारित राजनीति करती आई है।
अरे रुकिए, मैंने सुन ये लीजिए, कहा सुन कि लीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज जाति आधारित राजनीति करती आई आपने हैं। बाकायदा क्या आप बीजेपी का नाम बताइए, कोट किया कि बीजेपी, कांग्रेस और सारी पार्टियां मैंने ये बोला। अब आप ये बताइए क्या जाति, आप सच बताइए, एक बार बोले, देखिए स्वीकार कोई नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ना स्वीकार कोई करता ही नहीं। तो मुझे लगता है, ठीक है, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ, बट ये बात सच है कि स्वीकार कोई नहीं करता। आपके भी ज्ञान में वर्धन होगा, क्योंकि मैं मतलब आप शायद मेरा बैकग्राउंड नहीं जानती, मैंने 2 दशक से ज्यादा मीडिया को दिया है, तो मुझे लगता है गलत बात अगर मीडिया भी करे। नहीं, आप बोलिए, मैं गलत बात की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि स्वीकार कोई नहीं करता। आपने बीजेपी पर आरोप, अब मुझे बताइए पीडीए कांग्रेस में लेके कौन गया? आप ये बताइए, प्रदेश में लेके कौन गया? सुनिए, अंबिका जी से अगर बात करेंगे, अंबिका जी आपको लगता है कि स्वीकार कर देंगे कि हाँ भाई? सर बात ये है ना, आप ये बताइए, अच्छा एक बात बताइए, स्वीकार करने की बात है ना, अब अंबिका जी अगर ये स्वीकार कर लेंगे क्या कि कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है? वो तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि दलित की बेटी, कांग्रेस की तरफ से कई बार स्टेटमेंट ये भी आते हैं, दलित की बेटी के साथ ये हुआ, इसके साथ वो हुआ, उसके साथ ये हुआ, लेकिन अब जब ब्राह्मण की बेटी आ रही है तो संवैधानिक नैतिकता की बात कर दे रहे हैं। स्वीकार्यता की बात है कि स्वीकार्यता कोई करता ही नहीं है। एक स्वीकार न करना, दूसरा दस्तावेजी। आप मेरे साथ पहली बार डिबेट कर रही हैं, बाकी पूरे देश की मीडिया में मैं इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि मैं बाकायदा दस्तावेजी प्रमाण के साथ बात करता हूं, मैं हवा में कभी बात नहीं करता। आप सम्मानित है, बिल्कुल सम्मानित है, मैं उसको 15/6 किसने ऐड किया? जिसने जातियों को हटा करके ऊपर से आरक्षण दिया हमने। अभी हमारे लोकेश भाई बात कर रहे थे रेप की, रेप पर फांसी का अधिनियम कौन लेके आया? हम लेकर के आए। पीडीए लेकर के कौन खेल रहा था? कांग्रेस, सपा। बिहार में वहां तेजस्वी लग गए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और यादव लग गए। जातियों की बात कौन कर रहा था? यही लोग कर रहे थे। जब 103वां संशोधन हुआ है संविधान में, तब जातियों के बाहर आरक्षण की बात करी गई। कम से कम आरोप लगाने से पहले, और मैं फिर कह रहा हूं, देखिए बात ब्राह्मण की नहीं, बात बेटी की। और मेरा ये रुख, ठीक है, हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, समय की भी कमी है, हम आगे बढ़ते हैं, मैं वही कह रही हूँ, ब्राह्मण की बेटी, ठीक है, इस पे आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। मैं भी वही कह रही हूँ, आपकी बात ही कह रही हूँ, ब्राह्मण की बेटी की बात कर रही हूँ, मैं भी वही कह रही हूँ कि अब हम इस पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं, मैं सरकार के तरीके से, क्योंकि आपकी सरकार है इसीलिए मैं सवाल कर रही हूँ, आरोप ये भी लग रहे हैं कि क्या इस तरह के आईएएस अधिकारी जो बार बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं या फिर कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं, क्योंकि आईएएस संतोष वर्मा कोई पहली बार तो कंट्रोवर्सी उनसे जुड़ी आई नहीं है, तो इस तरह के आईएएस अधिकारी जो हैं उनको लेकर अनुशासनता में किसी तरह की ढील बढ़ती जा रही है क्या? इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जनता भी सवाल उठा रही है, आपकी सरकार है, तो इसका जवाब मैं चाहूंगी। आईएएस की नियुक्ति किसके कलम से होती है? किसके कलम से होती है बताइए मुझे, बताइए, पता है आपको? सर सरकार तो आपकी है ना, आपके अंडर आ रहे हैं ना, शासन प्रशासन में हम निरपेक्षता की बात करते हैं। नहीं, निरपेक्षता की बात नहीं करनी, पहले ज्ञान, मैंने कहा ज्ञान जरूरी इसलिए कह रहा हूं, सुनिए मुझे। आईएएस की नियुक्ति होती है महामहिम राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, पीसीएस पीपीएस की नियुक्ति होती है महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन पर, ठीक। राज्य सरकार की एक प्रक्रिया है, राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई के तहत उनको सस्पेंड किया, ये उनके अधिकार क्षेत्र में था। राज्य सरकार ने उनको शो कॉज नोटिस दिया, ये उनके अधिकार क्षेत्र में था। अब राज्य सरकार उनको बर्खास्त नहीं कर सकती, उसकी प्रक्रिया ये है कि वो यहाँ से राज्यपाल और राज्यपाल को राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेंगी कि इसके लिए इनको इनकी सर्विस से डिस्चार्ज करना चाहिए। अच्छा, अब मैं फॉर नॉलेज आपसे, फॉर नॉलेज में सब क्वेश्चन कर रही हूँ, फॉर नॉलेज मैंने आपको कहा, फॉर नॉलेज, अगर मैं एक दिन की सर प्रक्रिया ही मैंने आपको बोला, तो फॉर नॉलेज में पूछ रही हूँ। सस्पेंड कर सकते थे, वो कर दिया, तुरंत कर दिया, जैसा आरोप लगाया था कांग्रेस ने, नहीं किया, तुरंत सस्पेंड हुए, फिर नोटिस दिया। अब उनका जवाब आएगा। अगर ये होता क्या, अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, मोनिका जी सुनिए, यही समझना चाहते हैं, व्यक्ति को अधिकार है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि मेरे को अपदस्थ करने के लिए, मुझे हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया गया है, तो वो रास्ता ना आने पाए, इसलिए पूरा संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, कानूनी रूप से किया जाएगा और उसको उसके किए की सजा मिलेगी। इसी प्रक्रिया में फॉर नॉलेज में समझना चाहती हूँ एड ऑन, इसी प्रक्रिया में फॉर नॉलेज में एड ऑन समझना चाहती हूँ, अगर 7 दिन में वो शोकेस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तब आगे की प्रक्रिया क्या है? आपने पूरा पढ़ा नहीं है शायद शोकॉज नोटिस। पूरे शोकॉज नोटिस में लिखा, यदि आपका जवाब नहीं आएगा तो आप पर एक पक्षीय कार्रवाई होगी, शोकॉज नोटिस पढ़ लीजिए। ठीक है,
एक पक्षीय कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है किसी तरह का कोई ऑडिट वगैरह भी आगे जाकर होना चाहिए कि जो अधिकारी इस तरह की जाति आधारित बयानबाजी करते हों तो उनको टाइट किया जा सके? मतलब कोई समिति का गठन होना चाहिए या किसी तरह की कोई ऑडिट कमेटी होनी चाहिए? कोई ऑडिट मैडम होता है मतलब फाइनेंशियल चीजों में। हाँ। ऑडिट होता है फाइनेंशियल चीजों में, इसमें ऑडिट नहीं होता। इसमें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सिर्फ इतना होगा, यदि ये अपने नोटिस का जवाब तय सीमा में नहीं देंगे, इन पे पक्षी कार्रवाई करी जाएगी। और यदि सरकार को लगेगा तो राज्यपाल को ये लिख करके देगा कि इनको इनकी जगह से अपदस्थ किया जाए। वो उसकी पैरवी राष्ट्रपति से करेंगे और राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे कि राष्ट्रपति के ही ये अधिकार क्षेत्र में है कि उनको अपदस्थ किया जाए। ये राज्य सरकारों के नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है बुद्धिहीन लोग हैं, उनको प्रक्रियाओं का, संविधान का कोई बिल्कुल पता है नहीं। मैंने 2 साल सदन कवर किया है जी। चलिए, हमें पूरी उम्मीद है सक्सेना साहब, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरी प्रक्रिया समझाई है, ये समझ में आई होगी सबको भी और पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इस बात का आश्वासन आपकी तरफ से पूर्ण रूप से दिया जा रहा है कि प्रक्रिया के तहत पूरा एक्शन लिया जाएगा और आगे चलकर पूरी कार्रवाई भी प्रक्रिया के तहत होगी। हमारे साथ लोकेश मुजालदा जी भी हैं। लोकेश मुजालदा जी, आप भी राकेश जी से, रोहित जी से सवाल करना चाह रहे थे, रोहित सक्सेना जी से, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। और मुझे ये बताइए कि इस तरह के बयान को आप सही ठहरा रहे हैं, ये सही कैसे माने जाए? आप ब्राह्मण की बेटी को कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं? उनके बयान को सबसे पहले तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आईएएस अधिकारी जो है बहुत संवेदनशील होते हैं, वो हर शब्दों में तोल मोल के जवाब देते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने शब्दों पे खेद व्यक्त कर दिया है। साथ ही अभी सक्सेना जी ने कहा कि आरक्षण जाति आधार पे मिलता है और भेदभाव भी जाति आधार पे होता है, अत्याचार भी जाति आधार पे होता है। ये भी एक कटु सत्य है। ये वही मध्य प्रदेश है जिस मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक पे ब्राह्मण के द्वारा मूत्र विसर्जन मुता गया था। जब उनपे मूत्र किया गया था, तब यही समाज के लोग उस जो मूत्र कर रहा था उसके समर्थन में लोग उतरे थे। तो ये जाति आधार पे अत्याचार दमन नहीं हो रहा है क्या? इस बात की बात क्यों नहीं की जाती है? आरक्षण की जो व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था जाति आधार पे है तो जातिगत बात तो होगी, क्योंकि जब तक जातियों में जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर सकते हैं। उस कार्यक्रम में अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा जी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण करने से पहले हम लोगों के जातिवाद का जो भेद है वो खत्म करना पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने ये सब अपना वक्तव्य दिया था। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, उसको शायद पूरा सुनना चाहिए। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है कि आईएएस संतोष वर्मा जी ने ये कहा। सबसे पहली बात तो ये कि इसलिए ये हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों को पेट में ये भी दर्द है कि एक आदिवासी, एक दलित समाज का व्यक्ति आईएएस कैसे बन गया, इस बात का भी दर्द होता है। आप 5000 साल तक हम पर राज किए, वही बात आप कर रहे हैं कि बार-बार जातियों को ले आते हैं, बार-बार जातियों को ले आते हैं। और सक्सेना सर, यही मेरे कहने का मतलब पहले भी था कि हर चीज में जातियां क्यों आ जाती हैं। अब फिर देखिए वही हो रहा है कि आईएएस अधिकारी इस जाति का, वो उस जाति का, ये जातियां हर चीज में क्यों आ जाती है? हम समाज को एक नजरिए से क्यों नहीं देखते हैं? अभी आजादी के 29 साल होने पर पहला व्यक्ति दलित और आदिवासी समाज से एक के दुख के लोग आईएएस बनने लगे हैं। इनकी बात पूरी हो क्या? आप जवाब दीजिएगा इनको। भाई, आपने कहा कि लोगों के पेट में दर्द है। एक आदिवासी व्यक्ति आईएएस कैसे बन गया? भारत का संविधान उसको अधिकार देता आईएएस बनने का। यस, भारत का संविधान देता व्यक्ति को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का। किसी की अनुकंपा पे नहीं बने, ठीक है ना? परंतु जिस पद पर आप बैठे हैं उस पद की गरिमा होती है, और आप पद पर नहीं भी हैं तो भी आप अपने शब्दों को, वो चाहे बच्चियों के लिए हो, देश के लिए हो, देश की अखंडता और एकता के लिए हो, बहुत नाप तोल कर बोलना चाहिए। क्योंकि एक शब्द भारत के समाज को, देश के समाज को बांट सकता है, उसके लोकहित को नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूं उनका बयान लोकहित को नुकसान पहुंचाने वाला है। पहली चीज, आपने कहा कि उनको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया बयान। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको तय सीमा में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। बिल्कुल वो देंगे जवाब। उस बयान को जस्टिफाई करें, कोई उन पर थोपा नहीं जा रहा है। और अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो सजा के हकदार हैं। उन पर ऐसा कहीं नहीं है, ये कोई ये मुगल और अंग्रेज का शासनकाल नहीं है कि जो कह दिया वो हो गया, ना खाता ना वही जो बोला वो सही। आपको का जवाब देने का तय सीमा में दिया गया है।
आप उसमें बिल्कुल जवाब संविधान का दे शासन है और और संविधान आपका के बाबा जवाब- साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आपका- अपमान कौन देखिए कर रहा लोकेश भाई, मैं है? इस ग्वालियर बात में की आपकी मूर्ति नहीं निंदा बनने करता देने हूं। वाले अनिल आपने मिश्रा 3 जी, बार 4 बार ये बात अनिल कह मिश्रा दी जी बार कि बार वो बाबा आदिवासी साहब को समाज के लिए अंग्रेजों का वो दलाल आदिवासी- कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अब अगर आप उन पर ब्राह्मण होकर कार्रवाई भी क्यों ब्राह्मण नहीं के लिए करते ऐसी हैं? बात करते, गलत बात थी। क्या आदिवासी- बाबा साहब को अनिल अरे भाई, मिश्रा जी आदिवासी दलाल है, ठीक कह है। रहे हैं, अगर ये ब्राह्मण गलत भी नहीं ब्राह्मण है की क्या? बेटी के लिए ऐसी बात करता तो गलत बात है। उनको ये- लोकेश जी मुझे ये बताइए बिल्कुल कि रामनारायण संविधान अवस्थी जी का आ रही हूँ जो आपके प्राइवेट पास ही, का आप ही के पास वो आ रही बार-बार हूँ। दलाल लोकेश जी कहना, देखिए, इस अपमानित बात करने को वाले स्वीकार अनिल मिश्रा जी कीजिए, पर क्या बयान को कार्रवाई कोई करी आपने? तोड़ा अगर मरोड़ा बेटी नहीं होगी, गया अपनी है। की है। आप किसी कोई भी भी बेटी व्यक्ति के हो, लिए इस तरह किसी के भी जाति शब्दों की का हो, इस्तेमाल नहीं बोल सकता। नहीं कर सकते हैं। आपकी बेटी के लिए कोई कुछ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करे, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप कह रहे बेटियों के लिए तोड़ मोड़ बिल्कुल के गलत बयान शब्दों दिया का इस्तेमाल गया, नहीं ये होना क्या चाहिए, क्या हम वो बार-बार किया कह रहे गया। नहीं होना चाहिए, लेकिन किस भावना और किस संदर्भ में कहा गया है इसको भी तो सुनना जरूरी है। सर क्या भावना, क्या मोनिका जी, संदर्भ, आप ये बताइए ना। भावनाओं में व्याख्या बेटियों के मैंने साथ आपको बात पहले नहीं भी कर कहा सकते था, हैं आप। बेटियों के लिए एग्जाम्पल्स इस तरह देने से का बात नहीं तरीका कर होता सकते। है। भावनाएं क्या होती हैं? क्या देखिए भावनाएं होती हैं? भावना में बैठ के आप किसी को गाली दे दीजिएगा, भावना में बैठ के किसी को Simple. गोली मार दीजिएगा। तो आपने अनिल किसी मिश्रा को जी क्या गाली कर दे रहे दी, हैं? फिर अनिल आप कह मिश्रा रहे जी हैं मेरी बाबा भावना साहब नहीं थी डॉक्टर गाली अम्बेडकर देने जी को की। बार-बार गाली तो दे गाली रहे है हैं, ना। दलाल तक कह रहे हैं, उस पे आप तक आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई करी? बताइए आप। आज अत्याचार और भेदभाव और गाली गलौज जाति आधार पे ही होती है, जाति देखकर ही दी जाती है। भारत संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को पूरी दुनिया मानती है, लेकिन अनिल मिश्रा जी उसको संविधान निर्माता नहीं मानते हैं। बार बार अनिल मिश्रा जी कहते हैं ये अंग्रेजों के दलाल थे। जब वो बाबा साहब का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो उन पर आपकी बीजेपी की सरकार ने क्या कार्रवाई की? बताइए आप। ये जातिवाद का जहर घोलने के लिए कुछ लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, कुछ लोगों को पीछे से सरकारें प्रमोट कर रही है। ये नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की अखंडता और देश की मानवता को बचाना हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग तो इस जाति उद्देश्य धर्म में से हम ऊपर अपमान उठकर मानवता करते की बात करनी चाहिए हम लोगों को। इस बात को अगर कोई अधिकारी अपने वक्तव्य में कहता है कि हम लोगों को मानवतावादी बनना चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए, तो ये बात तो गलत नहीं हो सकती। उनके शब्दों के लिए मैंने फिर मोनिका जी मैं फिर कह रहा हूं कि उनके जो शब्द थे उनके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है, उनके लिए उन्होंने खुद ने माफी मांगी है, जबकि वो किसी और संदर्भ में मतलब फिर भी उन्होंने माफी मांग ली है। तो अब बताइए कि अब उस बात को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इस बात को बढ़ावा कौन दे रहा है? इस बात को खत्म इसलिए नहीं हुई है और बात को ना तो बढ़ावा दिया नहीं जा रहा है। बात खत्म इसलिए नहीं हुई है क्योंकि एक ऐसे अधिकारी के मुंह से बात आई है जिसके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, उनके कंधों पर समाज की जिम्मेदारी है। अगर वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस तरह की बयानबाजी देते हैं, तो वो हवा में नहीं होती है, उसका समाज पर, देश पर एक असर जाता है। इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अगर ये बात कोई एक साधारण व्यक्ति बोल दे तो वो बात इधर की उधर हो जाती है, लेकिन जब उच्च पद पे बैठे लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उनका समाज पर असर जाता है। और हाँ, साधारण व्यक्ति की भी स्वीकार नहीं होती, लेकिन उच्च पद पर बैठे वाले जो लोग होते हैं उनका असर जाता है। आज अगर रोहित जी कुछ कह रहे हैं तो उसका असर जाएगा पूरे समाज पे, आप कुछ कह रहे हैं तो पूरे समाज पर एक असर जाएगा। इसीलिए संतोष वर्मा के बयान को लेकर चर्चा हो रही है। पंडित रामनारायण अवस्थी जी, क्या आपको यह लगता है कि बार बार देखिए ब्राह्मणों का जिक्र आ जाता है वोट बैंक की राजनीति करने के लिए या फिर राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ब्राह्मणों को, जाति की राजनीति होती है? सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है। मित्र लोकेश जी अभी कह रहे थे जातिवाद को लेकर के, तो ये जातिवाद को ब्राह्मणों से जोड़ना उचित नहीं लगता है। हो आप सभी की बेटियों को किसी भी समाज की हो, सबको देवी मानते हैं, और जिस मुद्दे पे ये संतोष वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो संतोष वर्मा के पुराने इतिहास को भी देखा जाए कि वो पूर्व में भी अपने आचरण के कारण जेल जा चुके हैं। अपने आचरण के कारण फर्जी जज के साइन भी उनने करके आगे प्रमोशन पाया है। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कहीं ना कहीं घृणित भावना पहले से ही चल रही हो, जब एक बार पहले भी जेल जा चुके हैं तो उनकी मानसिकता तो पहले ही से निश्चित हो जाती है किस मानसिकता के व्यक्ति हैं वो। ऐसे व्यक्ति की सिफारिश करना मैं तो नहीं समझता हूं कि ये सही है। जब किसी बेटी का विषय हो, ऐसे समय में इस तरह की मानसिकता बिल्कुल उचित नहीं है, इसका मैं विरोध करता हूं। सक्सेना साहब ने बताया कि किस तरीके से पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर कर अब आगे जाकर एक्शन भी लिया जाएगा और अभी नोटिस भी उनको थमाया गया है। नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो एक पक्षीय कार्रवाई भी होगी। आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है।
कहीं भी किसी को भी कुछ भी बोलें और बाद में केवल नोटिस से काम हो जाए। नोटिस का जवाब आता है या नहीं आता है, लेकिन सरकार को, केंद्र सरकार को हो, राज्य सरकार को हो, राज्यपाल को, जिसको भी कार्रवाई करना हो, कार्रवाई तो करना पड़ेगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी संघर्ष तो एक जारी कार्रवाई रहेगा। के लिए ही तो प्रक्रिया अपनाई जा रही है ना, एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है। नहीं, ठीक है, आप प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हम अपने हिसाब से आंदोलन को करेंगे। आगे उग्र आंदोलन होगा। नहीं तो किस तरह का आंदोलन आपके द्वारा किया जाएगा, या फिर आपके द्वारा अब आगे किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है, या फिर आप कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करेंगे कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी कार्रवाई की जा रही है तो उसका पालन किया जाए, प्रक्रिया पूरी होने दी जाए, क्योंकि सरकार कार्रवाई कर रही है। समय सीमा में यदि कार्रवाई होती है, जितना समय प्रक्रिया में लगता है उतने समय हम इंतजार करेंगे। उतने समय में यदि कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा, प्रदेश स्तर पर होगा, और हमको दिल्ली मार्च करना पड़ा तो हम दिल्ली मार्च भी करेंगे। और यदि ऐसा ना हो कि उस बीच में संतोष वर्मा जी यदि आमने सामने टकरा जाएंगे तो आगे उग्र आंदोलन के साथ में आमने सामने की भी हो सकती है। सर, आप चेतावनी दे रहे हैं सीधे तौर पर, मैसेज खुलेआम आप धमकी धमकी दे और रहे हैं। चेतावनी दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। अवस्थी खुलेआम जी, धमकी देने का काम करे। आप खुलेआम धमकी और चेतावनी दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। सक्सेना जी ने कहा आप नोटिस दिया गया, देश कानून से चलता है, आप खुलेआम धमकी और चेतावनी दे रहे खुलेआम हैं। बैठ कर धमकी दे रहे हैं संतोष शर्मा जी। जितना समय कानून के तहत जवाब देंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधानिक रूप से करेंगे। नोटिस मिला, नोटिस का जवाब यदि संतोष शर्मा उतने जी समय देंगे। इंतजार करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, अवस्थी जी, तो आप एक समाज चीज ये दुनिया बताइए में कि नहीं जब हमारे आदिवासी युवा पे है ना? पेशाब किया गया था तो वो जो ब्राह्मण था, अवस्थी जी, उसका देखिए, तो जिस कैसा तरीके एक्शन से लिया आप था क्या? चेतावनी और धमकी दे रहे हैं, सिर्फ एक लाइन में मैं आपको एक बात कहूंगी कि कानून से देश चलता है। धमकियों, चेतावनियों और खुद से कोई चीज करने से, लड़ने से, इन सब से देश नहीं चलता है। सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। तो इस तरीके से सड़कों पर ना तो हल्ला हो, जी आ रही हूं मैं आपके पास सक्सेना सर, इस तरीके से ना तो सड़कों पर हल्ला हो, ना किसी के तरह का आंदोलन हो। आप प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कीजिए। और ये चेतावनी देना, धमकी देना, ये गलत बात है। कल को आपको टकरा गया है संतोष वर्मा सड़क पर तो आप तो कुछ भी करने पर उतारू हो जाएंगे। गलत चीजें हैं सर, खुलेआम धमकी दी जा रही है, गलत तो सोच है, गुंडागर्दी बहुत गलत पे आ सोच गए। है। ये सरकारी प्रक्रियाओं में गुंडों की जितना भाषा भी होती है। लास्ट कमेंट फ्रॉम लगता है, सक्सेना हम सर, और समय फिर का हम इंतजार कार्यक्रम को कर रहे समाप्त हैं। करेंगे यहाँ पर, ठीक है? हम बराबर सक्सेना इंतजार सर की कर रहे तरफ से हैं एक लास्ट समय का। कमेंट। जी सक्सेना जी, जल्दी से। देखिए अवस्थी जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा, सरकार का, चूंकि मैं आप पक्ष रख रहा हूं सर, मैं आपको बिल्कुल आश्वासन देता हूं, सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बखूबी करेगी। और जैसा आपने आंदोलन की बात कही, यदि आप संवैधानिक क्षेत्र में रह करके संविधान का पालन करते हुए आंदोलन करेंगे, कुछ करेंगे, मुझे लगता है उसमें सरकार को कोई हर्ज नहीं। लेकिन यदि आप भी कानून को हाथ में लेंगे तो मुझे लगता है सरकार आप पर भी कार्रवाई करेगी। तो सरकार पर विश्वास करिए। अगर हमने ये प्रक्रिया का उसकी जिम्मेदारी ली है, और टीवी चैनल से आपको आश्वासन दे रहा हूं, ये चीज बाखूबी सरकार अपनी बिल्कुल। जिम्मेदारियों को निभाएगी। अवस्थी जी, थोड़ा और सा हमें धैर्य एक रखें, कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया समय का में पालन हो रहा है, अपनी कार्रवाई जिम्मेदारी होगी, पूरी चलिए, करने में ठीक है। सहयोग दीजिए। इस तरह के गैर संवैधानिक वक्तव्यों हाँ। से मुझे लगता है आप चलिए एक सक्सेना जिम्मेदार सर, व्यक्ति थैंक हैं, यू आपको सो मच बचना हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंबिका शर्मा भी इस चर्चा का हिस्सा थे, इसके साथ ही लोकेश जी और पंडित रामनारायण अवस्थी जी भी इस चर्चा का हिस्सा बने। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वाकई में हमें सोचने समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से बार बार जाति को लेकर बात कर दी जाती है और किसी न किसी चीज से जाति को जोड़ दिया जाता है, इस समाज को विभाजित करने का काम करता है। और खास तौर पर उच्च पद पर बैठे जब अधिकारी इस तरह की बात करते हैं तो देश पर, समाज पर उसका एक प्रभाव, उसका एक असर जाता है, एक छाप छोड़ी जाती है। इसीलिए इस तरह की बयानबाजी से बचने की जरूरत है।